जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर का 3rd ईयर का। विषय का नाम है राजनीतिक विज्ञान और कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। जी हाँ, यूनिट 2। इससे पहले हमारी 3 वीडियो और आ चुकी है। अगर अभी तक वो आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, उसको देखिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उन तीनों वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। और चैप्टर का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक संघर्ष, जातीय, धार्मिक और लिंग आधारित। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में हम 4 क्वेश्चनों पे चर्चा करने की कोशिश करते हैं। आपके 4 क्वेश्चन वो कौन से हैं? वो ये है 4 in 1। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो घबराइएगा मत, एंड तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन बनता है, सामाजिक व सांस्कृतिक आधार पर संघर्षों की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। कि समाज में जो संस्कृति है उसके आधार पर संघर्ष क्यों होते हैं? पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि निर्जातीय समूह आंदोलन पर प्रकाश डालिए और विवेचना कीजिए। जो निर्जातीय समूह हैं उनके कौन कौन से आंदोलन हुए हैं और उनमें संघर्ष क्यों होता है। थर्ड क्वेश्चन है, धार्मिक मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का केंद्र बिंदु बना हुआ है। आज के समय में धर्म के आधार पे जो पूरे विश्व में आंदोलन चल रहे हैं या जो संघर्ष हो रहा है वो कौन कौन सा हो रहा है और वो क्यों हो रहा है। फोर्थ आपका क्वेश्चन है, लैंगिक संघर्षों की स्थिति बताते हुए मूल्यांकन कीजिए तथा विवेचना कीजिए। आज के समय में जो स्त्री पुरुष में जो असमानता या जो भेदभाव उत्पन्न हो रहा है उसके आधार पर भी संघर्ष हो रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इन्हीं 4 क्वेश्चनों के उत्तर देने में समर्थ हो जाओगे। तो आइए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब हम शुरू करते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरी 1 हफ्ते से वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी, परंतु अब कोशिश करता हूं कि टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियो लेके आता हूं। सबसे पहले यहाँ बताना चाहता हूँ, ये ऑलरेडी अंडरलाइन किया जा चुका है क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी अभी इसी को ही 5-7 मिनट की हो चुकी थी और फिर से जब मैंने प्ले करने की कोशिश करी तो उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी, तो अब मुझे फिर से ये करना पड़ेगा। आज हम बात करते हैं संस्कृति की। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संघर्ष क्या होता है। मैंने आपको पहले 3 वीडियो में भी बताया कि संघर्ष क्या है। संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती या जब इंसान अपनी मूलभूत आवश्यकताएं अर्जित नहीं कर पाता तो समाज में संघर्ष होता है। संघर्ष आर्थिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी, सांस्कृतिक भी, सामाजिक भी, धार्मिक भी। संघर्ष के ऊपर ऑलरेडी मैं 3 वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। आज हम बात करते हैं संस्कृति की कि संस्कृति क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि संस्कृति क्या होता है तो शायद आप भी बता नहीं पाओगे। कुछ विद्वानों के अनुसार संस्कृति कुछ है, कुछ के अनुसार कुछ है, कुछ के अनुसार कुछ है। तो संस्कृति बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की विचार, उनकी कला, उनकी भाषा, उनका खान पान, उनका रहन सहन, जो चीज़ होती है वो एक संस्कृति से संबंधित होती है। पावेल महोदय के अनुसार संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, जो सीखा जा सके वही संस्कृति है। उनका मानना है जो व्यवहार सीखा हुआ है, भाई आप लोगों ने, हम लोगों ने अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के लोगों से ही व्यवहार को सीखा हुआ है और वही हम सीख रहे हैं, वही एक संस्कृति है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो किसी विशेष समाज और उनके विचार, रीति रिवाज और कला से संबंधी ही संस्कृति है। कुछ अन्य विचारकों का मानना है कि भाई संस्कृति उसे कहा जाता है, संस्कृति उसे कहा जाता है जो कि रीति रिवाज हम सीखते हैं, जो कि कला हम सीखते हैं अपने पीढ़ी दर पीढ़ी से। जो हमारे माँ बाप ने हमें संस्कार दिए हैं वही संस्कार हम अपने आने वाली पीढ़ियों में हम देते हैं, वही संस्कृति है। इसके बाद कुछ का मानना है कि संस्कृति की पहचान काफ़ी हद तक हमारे संस्कारों से होती है, इसलिए संस्कृति संस्कारों का एक संगठन है। जी हाँ, हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र के रहने वाले लोगों के समूह जो एक सी भाषा, एक सी बोली बोलते हैं, एक से रीति रिवाजों का पालन करते हैं, एक सा खान पान करते हैं, वही एक संस्कृति कहलाती है। हम दूसरे शब्दों में और भी कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो रीतियाँ, तौर तरीके, सांस्कृतिक स्वरूप अपनाए जाते थे, आज वही तौर तरीके हमारे द्वारा अपनाए जाते हैं। जी हाँ, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो व्यवहार, जो रीति रिवाज, जो तौर तरीके हमें दिए जा रहे हैं वही तौर तरीके हम अपने आने वाली पीढ़ियों को प्रदान करते हैं। तो ये एक संस्कृति को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे लेके जा रहे हैं, यही संस्कृति कहलाती है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है।
इस चैप्टर में बताने की कोशिश की गई है कि संस्कृति में परिवर्तन, जी हाँ, समय के साथ साथ संस्कृति में परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन अचानक से नहीं हुआ, ये परिवर्तन धीरे धीरे देखने को मिला है। जब समय के साथ साथ संस्कृति में परिवर्तन हुआ, जैसे उदाहरण की अगर मैं बात करूं, तो जब हम पहले पुराने टाइम में फटी हुई जीन्स पहनते थे तो माता पिता यह बोलते थे, ये देखो भाई पाटी हुई जीन्स पहन रहा है, ये फटे हुए कपड़े क्यों पहन रहा है, तेरे घर में साबुत कपड़े नहीं है क्या। तो इसीलिए कहा जाता है कि फटी हुई जीन्स जब पहले पहनने जाते थे या फटे हुए कपड़े पहनने जाते थे, उस टाइम के लोगों को, उस टाइम के जो व्यक्ति थे उनको लगता था ये देखो फटे हुए कपड़े पहन रहे, इसके पास साबुत कपड़े नहीं हैं। इसीलिए समय के साथ साथ लोगों की सोच में परिवर्तन आया। आज ये फटी हुई जीन्स एक फैशन का उदाहरण बन चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृति में धीरे धीरे सांस्कृतिक में समय के साथ साथ परिवर्तन आता है, लोगों की सोच में परिवर्तन आता है, लोगों की विचारधारा में परिवर्तन आता है। परंतु आज भी अगर आप गाँव में जाते हो तो वहाँ पे अगर आप फटी हुई जीन्स पहन के जाते हो तो गाँव के बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं वो आपको कुछ दूसरी नज़रों से देखते हैं कि भाई ये देखे, ये पाटे हुए लत्ते पहन रहा है। तो इसी के साथ साथ संस्कृति में जो परिवर्तन हुआ है वो आपके हर एक क्षेत्र में हुआ है। आपके आर्थिक क्षेत्र में हुआ है, आपके धार्मिक क्षेत्र में हुआ है, आपके सांस्कृतिक क्षेत्र में हुआ है, आपके सामाजिक क्षेत्र में भी हुआ है। इसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि भाई संस्कृति में और हम कैसे परिवर्तन को बता सकते हैं। भाई शादी और विवाह, पुराने टाइम में क्या होता था, मतलब आज से 20-30-40 साल पे अगर आप पीछे भी जाते हो, या आपके माता पिता की जो शादी हुई है वो काफ़ी सिंपल सोबर तरीके से हुई है। भाई अग्नि के सामने 7 फेरे हो गए, पंडित जी ने फेरे पढ़ दिए, 20-50-100 लोग होते थे, शांतिपूर्ण तरीकों से शादी कर दी जाती थी। परंतु आज के टाइम में जो शादियां होती हैं, भाई शादी से पहले अलग शूट होता है, शादी के बाद का अलग शूट होता है, मतलब पता नहीं कितने प्रकार की चीज़ें अब नई नई ऐड हो गई है। जैसे प्री वेडिंग शूट हो गया, अलग प्रकार के भोजन हो गए। तो पहले देखा जाता था कि संस्कृति को सेलिब्रेट करने में मात्र 100 रुपये का खर्चा आता था। अगर हम बात करें पहले होली की या फिर दिवाली की, या हम कोई भी सेलिब्रेशन करते थे पुराने समय में, अगर हम होली की बात करते हैं तो आज से 20-30 साल पहले की अगर हम बात करें तो पुराने टाइम के जो लोग होते थे या जो आपके जो सीनियर हैं वो सिर्फ माथे पे टीका लगा के चरणों को स्पर्श करते थे और होली सेलिब्रेट करते थे, मिठाइयाँ खाते थे, है ना, और बातचीत करते थे। परंतु आज के टाइम में क्या है, मात्र पहले 20 रुपये में, 5 रुपये में, 10 रुपये में होली का सेलिब्रेशन हो जाता था। परंतु आज के टाइम में क्या है, लोग दिखावा करने लग गए हैं कि भाई बड़े बड़े पंडालों में अलग अलग किस्म के गुलालों को इकट्ठा किया जाता है। आजकल भिन्न भिन्न प्रकार की पिचकारी आने शुरू हो गई है, कोई कैसी। तो आज के टाइम पे तो अपनी संस्कृति को सेलिब्रेट करने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, समय के साथ साथ लोगों की सोच में परिवर्तन आ गया। जैसे पुराने टाइम में जो शादी होती थी वो आराम से, मतलब कम पैसों में हो जाती थी। आज लोग बाग शादी में अनेकों रुपए खर्च कर रहे हैं, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ भी हमारी संस्कृति से संबंधित है, इसे भी करना चाहिए, इसे भी, मतलब अनेकों चीज़। तो संस्कृति मनाने में लाखों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं। तो समय के साथ साथ लोगों की ज़रूरतों और लोगों को दिखावापन की महसूस हुई, इसीलिए उन्होंने ऐसा करा। अब हम बात करते हैं कि संस्कृति में टकराव क्यों होता है। भाई आपकी संस्कृति और दूसरे लोगों की संस्कृति में टकराव क्यों होएगा? सिंपल सा आंसर है, विभिन्न सोच के कारण। जब दो प्रकार की संस्कृति आपस में भिड़ जाती है, आपस में अलग अलग होती है, तो डेफिनेटली वहाँ पे टकराव देखने को मिलता है। जब संस्कृति में विभिन्नपन होता है, संस्कृति में विचार अलग अलग होते हैं, तभी और संस्कृति में जब सामंजस्य ना बन पाने पर ही वाद विवाद होता है। अगर हम बात करें हिंदू धर्म की या हम मुस्लिम धर्म की बात करें, जब हिंदू धर्म के कोई त्यौहार आता है उसी टाइम पे मुस्लिम धर्म का भी कोई त्यौहार अगर सेलिब्रेट किया जाता है तो अक्सर देखा जाता है कि वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है, संघर्ष देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों के जो संस्कृति में टकराव अक्सर उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि समाज में लोगों की सोच में परिवर्तन आ चुका है, दोनों के सामंजस्य ना बन पाने के कारण ये चीज़ हो रही है। संगठनों का निर्माण, क्योंकि भाई हर एक
प्रकार की संस्कृति के लोग यह चाहते हैं कि हमारा संगठन जीवित रहे, हमारी संस्कृति जीवित रहे, और चंद लोग उस संस्कृति को जीवित करने के लिए अपने संगठनों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं हिंदू सभा की, तो हिंदू धर्म को बचाने के लिए अनेकों संगठन की स्थापना हो चुकी है, जैसे शिवसेना है, बजरंग दल है, और आपके आसपास क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे संगठन होंगे। इसी प्रकार से मुस्लिम धर्म को बचाने के लिए भी अनेकों मुस्लिम धार्मिक संगठन उत्पन्न हो चुके हैं। तो जब धार्मिक संगठनों की उत्पन्न होते हैं, तब वो इन संगठनों के माध्यम से अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनकी संस्कृति बची रह पाए, उनकी संस्कृति को कोई दूसरी संस्कृति वाले ना परेशान कर पाए। इसी के साथ साथ अपनी गतिविधियों के द्वारा दूसरों को प्रभावित या परेशान करना। भाई संस्कृति में टकराव क्यों होता है? वो तभी होता है, जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं, अगर कोई मुस्लिम भाई जब वो नमाज़ पढ़ता है, तो नमाज़ पढ़ते टाइम पे 5 टाइम की नमाज होती है, तो वो लाउड स्पीकर के माध्यम से अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों को बताने की कोशिश करता है कि अजान का टाइम हो चुका है, आप भी अजान कर सकते हो। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उस क्षेत्र में सभी लोग मुस्लिम हैं या उस क्षेत्र में सभी लोग ही अजान करते होंगे। तो इस प्रकार से कुछ हिंदू लोग भी ऐसे बोलते हैं कि भाई अगर जब ये 5 टाइम पे नमाज करते हुए अगर ये लाउड स्पीकर से अजान को पढ़ते हैं, तो ऐसे हिंदू लोगों की धार्मिक भावनाओं को अभी ठेस पहुंचता है। कोई लोग उस टाइम सुबह सोता है, कोई लोग उस टाइम पढ़ता होगा, कोई लोग कुछ कार्य कर रहे होते हैं, तो उनका मानना है क्यों ना हम भी लाउड स्पीकर के माध्यम से हनुमान चालीसा या पूजा पाठ का करने की कोशिश करें। तो जब एक व्यक्ति के द्वारा जो धार्मिक कार्य किया जाता है, उससे अगर दूसरे व्यक्ति को परेशानी होती है, तब भी ये संस्कृति में टकराव देखने को मिलता है। आजकल पूरे हिंदुस्तान में ये अक्सर देखा जा रहा है कि अजान के टाइम पे लाउड स्पीकर को ना चलाया जाए। इसके ऊपर अभी हम बाद में चर्चा करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। लाइक करो मत करो, लेकिन कमेंट जरूर कर दो, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं आगे की। भाई संस्कृति में बदलाव कब देखने को मिला? भाई संस्कृति में अधिक बदलाव देखने का समय जब आया, जब औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति के बाद समाज में एक नया वर्ग उभर के सामने आया। इस नए वर्ग ने क्या करा? संस्कृति में धीरे धीरे बदलाव करने की कोशिश करी, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के बाद प्रौद्योगिकी व तकनीक या विज्ञान के द्वारा अब संस्कृति को, परंपरा को देखा जाने लग गया। जब प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आया, विज्ञान के क्षेत्रों में परिवर्तन आया, तो इससे समाज में भी परिवर्तन आया। जब समाज में परिवर्तन आया तो समाज में रहने वाले लोगों के विचारों में परिवर्तन आया, उनकी सोच में परिवर्तन आया, है ना। जब इनकी सोच में परिवर्तन आया तो जिससे धीरे धीरे समाज में संस्कृति में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। तो हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से, वैज्ञानिक क्षेत्रों में परिवर्तन के माध्यम से लोगों की सोच में परिवर्तन आना शुरू हो गया, समाज में परिवर्तन आना शुरू हो गया। अब समाज में परिवर्तन आने के साथ साथ लोगों की संस्कृति में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। जहाँ लोग पहले पुराने तरीके से, रूढ़िवादी तरीके से अपनी जो कुप्रथाएं उनको साथ लेते हुए चलते थे, परंतु अब वो वैज्ञानिक रूप से उन पे सोचते हैं, उनको समझते हैं। अब क्योंकि लोग अब एजुकेटेड हो चुके हैं, अब रीति रिवाजों में भी परिवर्तन आ गया है। अब हम बात करते हैं निर्जातीय संघर्ष की। सबसे पहले आपको इस शब्द को जानना है कि निर्जातीय क्या होता है। वही निर्जातीय का अर्थ होता है किसी एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों का समूह जो एक सी भाषा बोलता हो, जो एक सा कल्चर अपनाता हो, जो एक सा खान पान करता हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक ऐसे निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समूह को निर्जातीय समूह कहा जाता है, जिनकी एक सी परंपरा है, एक सी भाषा है, एक सा व्यवहार है, एक सी संस्कृति है और एक सा खान पान है। उसी को ही निर्जातीय समूह कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भारत में बिहार क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो महाराष्ट्र क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो जब वो कुछ आपसे बात करते हैं तो उनके बात करने में उनके क्षेत्र के कल्चर, उनकी भाषा
की झलक देखने को मिलती है। जैसे अगर आपका कोई बिहार से मित्र है तो जब वो आपसे हिंदी में बात करता है तो उसकी भाषा में कुछ बिहारीपन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगर कोई साउथ इंडिया से बात आपका कोई फ्रेंड है तो उसके भाषा में, उसके रंग रूप में साउथ इंडिया की झलक देखने को मिलती है ना। तो निर्जातीय समूह क्या होता है, अब हम बात करते हैं। निर्जातीय समूह या फिर निर्जातीय संघर्ष किसी एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले ऐसे लोगों का समूह होता है जो अपने संस्कृति, क्षेत्र, रक्त, रंग और जाति के आधार पर आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो निर्जातीय समूह एक ऐसा समूह होता है जो कि एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समूह को प्रदर्शित करता है, जो एक सी संस्कृति को अपनाते हैं, एक क्षेत्र में रहते हैं, एक सा रंग रूप व एक सी जाति के आधार पर होते हैं और वो एक दूसरे से भाषा के आधार पे सिमिलर होते हैं, कल्चर के आधार पे भी एक समान होते हैं। तो उन्हीं को निर्जातीय समूह कहा जाता है। अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। निर्जातीय एक ऐसी नस्ल, जी हाँ, एक ऐसी नस्ल है, एक ऐसी जनजाति है, एक सांस्कृतिक समूह है जो किसी जनसंख्या में आसानी से पहचान ली जाती है। जी हाँ, अगर जैसे सिंपल सी बात करें, अगर जैसे हम यहाँ पे 10 लोगों को इकट्ठा करते हैं भारत में अलग अलग क्षेत्रों से, और अगर हम उन 10 लोगों से हम बातचीत करते हैं तो बातचीत के आधार पे हम बता सकते हैं कि भाई ये वाला व्यक्ति बिहार से संबंधित है, ये वाला व्यक्ति मतलब यूपी से संबंधित है, ये वाला साउथ इंडिया से है। क्योंकि उनकी भाषा में वो झलक है, उनकी संस्कृति में मतलब बिहारीपन आ रहा है। जैसे आपके क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आप अपने किसी फ्रेंड को बोल देते हो हंसी मजाक में, अबे तू बिहारी है क्या, या तू चावल है क्या, या तू ये है, या तू वो है, या तू साउथ इंडिया का। ऐसा आप क्यों बोलते हो? आप इसलिए बोलते हो क्योंकि आपका मानना है कि आपकी संस्कृति श्रेष्ठ है, आपकी संस्कृति उनकी संस्कृति से ऊपर है, आपके जीने का तरीका उनके जीने का तरीके से ऊपर है। आप ये सोचते हो कि बिहार के लोग ही सिर्फ चावल खाते हैं, हाथ से चावल खाते हैं, या वो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं। ये आपकी गलती है क्योंकि आप अपनी संस्कृति को बिहार की संस्कृति से ऊपर मानते हो, तो ये गलत है। तो निर्जातीय समूह एक प्रकार से ऐसे समूह को बताने की कोशिश करता है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संस्कृति, उनकी बोली, उनका खान पान, उनका कल्चर, उनका रहन सहन, उनका पहनावा को दर्शाता है। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हम भारत में बात करते हैं, भारत में निर्जातीय संघर्ष का आधार क्यों है? भाई भारत में आधार इसलिए तो होता है भाई, जो बिहार के लोग हैं या जो साउथ इंडिया के लोग हैं या जो यूपी के लोग हैं या जो आसाम के जो लोग हैं, इनमें संघर्ष क्यों होता है? क्योंकि यह लोगों का मानना है कि इनकी संस्कृति को टारगेट किया जा रहा है दूसरी संस्कृति के द्वारा। जैसे दिल्ली के लोगों के द्वारा या महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा बिहार के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, यूपी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उसी प्रकार से जो बिहार के लोग हैं वो साउथ इंडिया को टारगेट करते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली एनसीआर से संबंधित हो और आपके आसपास कोई मोमोज वाले की शॉप है तो आप हर एक मोमोज वाले को ये सोचते होगे कि भाई ये तो नेपाली है। क्या वो नेपाल से ना हो, वो ईस्ट साइड से हो, ईस्ट इंडिया से हो, फिर भी आप उनको नेपाली मोमोज या फिर पता नहीं क्या क्या शब्दों से उनको संबोधित करते हो, चाऊ चाऊ, इस प्रकार से। आपका मानना है कि जो भी नेपाल का है वो मोमोज वाला है ना? ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे आज के टाइम में जितने भी IAS IPS हैं वो बिहार से ही संबंधित हैं। क्यों? आपके मन में उनके लिए एक ऐसा विचार उत्पन्न हो चुका है कि भाई आपका मानना है कि आपकी संस्कृति ही उनकी संस्कृति ये श्रेष्ठ है, अच्छी है, बड़ी है। तो संस्कृति के बीच में, निर्जातीय समूह के बीच में टकराव क्यों होता है? वो इसलिए होता है भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे। जी हाँ, नस्ल की बात हो रही है। और कबीले, पुराने टाइम में छोटे छोटे कबीले होते थे, हर एक कबीले की अपनी अपनी एक संस्कृति होती थी, अपनी पहचान होती थी, अपनी बोली होती थी, अपना रीति रिवाज होता था। परंतु आज के टाइम में कबीले ना होके वो एक राज्य का रूप कन्वर्ट कर चुके हैं। जैसे आज भारत में 28 स्टेट है, 28 स्टेट और 9 UT, हर एक स्टेट की एक अलग पहचान है। भाई आप पंजाब में अगर आप जाते हो तो आपको कैसे पता चलेगा आप पंजाब में हो? अगर सारे साइन बोर्डों से पंजाब का नाम हटा दिया जाए तो आपको कैसे पता होगा? वहाँ की भाषा के आधार पे पंजाबी भाषा बोली जाएगी, वहाँ के कपड़ों के आधार पे भाई
कुर्ता पजामा लोग पहनते हो हैं, वहाँ के धर्म के आधार पे हर एक क्षेत्र में आपको गुरुद्वारा देखने को मिलेगा, वहाँ की नस्ल के आधार पे, है ना। तो किसी एक क्षेत्र की पहचान कैसे की जाती है कि वहाँ पे किस भाषा को बोला जाता है, किस धर्म के लोग माने जाते हैं, कौन सी नस्ल है और वो किस राज्य से संबंधित है। तो इसी आधार पे ही निर्जातीय समूह को देखा जा सकता है। जैसे हरियाणा में अगर हम जाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम हरियाणा में आ गए हैं? क्या कह रहे हो जी आप? हाँ, आपके फ़ोन पे नेटवर्क आ जाएगा या फिर मैसेज आ जाएगा कि वेलकम टू हरियाणा। ऐसा नहीं है। ये इसलिए भी कहा जा सकता है कि हरियाणा की जो बोली है, कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई हरियाणा की बोली बिल्कुल ठेठ है, वो एक प्रकार से बात नहीं करते, फाइट करने की कोशिश करते हैं। अब उनकी बोली इस प्रकार की है। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि बिहार के लोग, क्योंकि हरियाणा के लोगों की बोली अलग है, उनका धर्म कुछ अलग है, उनकी नस्ल कुछ अलग है ना, उनकी भाषा कुछ अलग है, उनके रीति रिवाज कुछ अलग है। तो भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, रीति रिवाजों के आधार पे अक्सर देखा गया है कि लोगों में संघर्ष देखने को मिला है। संघर्ष का अर्थ है वाद विवाद देखने को मिला है, विचारधारा में अंतर देखने को मिला है। ठीक है, तो शायद अब आपको ये समझ में आ रहा है। तो एक इसी प्रकार से अगर हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो अगर भाई 20 इंसान खड़े हैं या 20 लोग खड़े हैं तो एक दो लोग अगर उसमें साउथ इंडिया के हैं तो वो रंग रूप से ही पहचाने जाएंगे कि हाँ भाई ही इज़ फ्रॉम साउथ इंडिया या दे आर फ्रॉम साउथ इंडिया, ये साउथ इंडिया से हैं। इसी प्रकार से अगर पंजाब से कोई एक व्यक्ति खड़ा है तो वो देख के ही पता हो जाएगा कि भाई ये हरियाणा के व्यक्ति है पंजाब, क्योंकि उनके नस्ल के आधार पे, उनके रंग रूप के आधार पे, है ना। तो शायद अब आपको ये समझ में आ गया है। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो प्लीज़ अपना धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि 4 आंसर को एक्सप्लेन करना है आज मुझे। इसके साथ है निर्जातीय आंदोलनों के कारण। भाई जो निर्जातीय आंदोलन क्यों हो रहे हैं? भाई सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि धर्म के आधार पे, क्षेत्रवाद के आधार पे, नस्ल के आधार पे, संस्कृति के आधार पे आप चाहो तो अपने पॉइंट उतार सकते हो। इसके साथ साथ रहे, इसलिए आंदोलन हो रहे हैं क्योंकि क्षेत्रवाद की भावना बढ़ चढ़कर अब लोगों में आ रही है। स्वयं के अधिकारों की मांग, संस्कृति की सुरक्षा के लिए और क्षेत्रीय दलों का गठन। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे अगर हम भारत में ईस्ट साइड की बात करते हैं, जैसे हम आसाम की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, मिजोरम की बात करते हैं, मेघालय की बात करते हैं या फिर बिहार की बात करते हैं, तो बिहार के लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वो वहाँ के कुछ लोगों ने एक संगठन का निर्माण किया है कि भाई ये वही बिहार है जिसने भारत को बहुत कुछ प्रदान किया है। आज इसी बिहार की संस्कृति को कोट किया जा रहा है, उस पे वाद विवाद किया जा रहा है, यहाँ बिहार के लोगों को अपनाया नहीं जा रहा। इसी प्रकार से साउथ इंडिया के लोग भी यही बोल रहे हैं। ईस्ट साइड के आसाम के लोग, मिजोरम के लोग, मणिपुर के लोग, मेघालय के लोग, अरुणाचल प्रदेश के लोगों का भी यही मानना है कि भारत के जो मुख्य धारा से उनको नहीं जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि एक तो उनका रंग रूप ऐसा है ना, मीन्स उनकी मतलब हाइट ऐसी है, उनकी शक्ल ऐसी है कि भारतीय जो उत्तर भारत के लोग हैं वो उनको ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि ये शायद इंडिया के नहीं हैं। तो वो, और हो सकता है कि भाई उनका मानना है कि उनके क्षेत्र में इतना विकास नहीं हो पाया है जितना विकास महाराष्ट्र में हुआ, जितना विकास दिल्ली में हुआ, जितना विकास एनसीआर में हुआ है। तो वो अपने क्षेत्रवाद की भावना कि भाई हमें अपने क्षेत्र का विकास करना है, हमें, अगर हम भारत के लोग हैं, अगर हम भारत के हैं तो भारत में जिस प्रकार से विकास हुआ है हमारे क्षेत्र में भी उसी प्रकार से विकास होना चाहिए। आज आप बिहार जाके देख सकते हो और आप दिल्ली में जाके देख सकते हो, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, या अन्य क्षेत्रों की तुलना कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए भाई निर्जातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या है? क्षेत्रवाद की भावना लोगों में अब धीरे धीरे बढ़ रही है। इसी के साथ साथ भाई ये भी कहा जा सकता है कि बिहार के लोगों को या फिर बिहार की सरकार को केंद्र सरकार से कम आर्थिक सहायता मिलती है, तो इसीलिए वो अपने स्वयं के अधिकारों की मांग बार बार केंद्र सरकार से करते हैं। हो सकता है कि संस्कृति की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण किया गया। भाई सिंपल सा आंसर है जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसी के साथ साथ हम यहाँ बात करते हैं कुछ ऐसी पार्टियों की जिन्होंने अपने क्षेत्र
क्षेत्रवाद के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए राजनीतिक रूप भी अख्तियार किया हुआ है। जैसे पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जैसे अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ पे एक राजनीतिक पार्टी है पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जिसने अपने क्षेत्र की संस्कृति तथा अपने क्षेत्र के कल्चर को और उन अपने क्षेत्र में अधिकारों की मांग के लिए ये पार्टी का निर्माण किया गया। इसी प्रकार से मणिपुर पीपल्स पार्टी व कुकी नेशनल असेंबली, ये दो ऐसी पार्टी है जो मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक रूप से दबदबा रखती है। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। आसाम में भी एक पार्टी है। इसी प्रकार से नेशनल काउंसिल और ये NSCN भी एक प्रकार की पार्टी है जो कि अपने क्षेत्र में ये राजनीतिक अधिकारों की मांग करती है, आर्थिक अधिकारों की मांग करती है। इनका मानना है कि इनकी संस्कृति भी भारत की अन्य संस्कृतियों के समान है, अर्थात इनको भी वही दर्जा दिया जाना चाहिए जो कि दिल्ली, हरियाणा और यूपी के लोगों को दिया गया है। तो इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं, ये सिर्फ भारत में नहीं, ये विश्व के अनेक हिस्सों में ऐसे आंदोलन या ऐसे निर्जातीय संघर्ष देखने को मिलते हैं। ये निर्जातीय संघर्ष क्यों होते हैं? जब विचारधारा में असमानता होती है, जब लोगों को उनके क्षेत्र के अधिकार नहीं मिल पाते, एक राज्य को आर्थिक अधिकार नहीं मिल पाता, एक राज्य को राजनीतिक अधिकार नहीं मिल पाता, एक राज्य की संस्कृति को जब सुरक्षा नहीं मिल पाती, इसीलिए एक राज्य में ऐसे ऐसे संगठन देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार नेपाल सरकार भी पहाड़ी लोगों का हित करती है। भाई अगर नेपाल है तो नेपाल में अक्सर देखा गया है कि पहाड़ हैं, तो कुछ लोग पहाड़ों पे रहते हैं, कुछ लोग पहाड़ों की जो तराई हैं, जो पहाड़ जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ पे रहते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि नेपाल की सरकार के द्वारा पहाड़ों पे रहने वाले लोगों को ही ज़्यादा तजब्बुफ दी जाती है या फिर उनको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, उनके कार्य समय समय पे किए जाते हैं या उन्हीं के लिए सरकार कार्य करती है। परंतु जो तराई वाले क्षेत्रों में या जो निचाई वाले क्षेत्रों में रहते हैं, सरकार उनको अनदेखी करती है, उनके लिए कोई ऐसे कार्य या आर्थिक क्रिया नहीं करती। इसीलिए जो नेपाल में जो समान स्थान पे रहते हैं लोग, अक्सर वो आंदोलन करते हैं सरकार के खिलाफ कि भाई उनको भी वो भी नेपाली हैं और उनको भी अधिकार हैं। जो अधिकार ऊपरी क्षेत्रों में पहाड़ों पे रहने वाले लोगों को सरकार ने दिए हुए हैं, वो निचले क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी वही अधिकार दिए, परंतु सरकार उनकी बातों को नहीं मानती। समय समय पे आंदोलन होते हैं और ये आंदोलन हिंसात्मक रूप भी ले लेते हैं। अक्सर देखा गया है जो निचले क्षेत्र में नेपाल में रहते हैं, जो पहाड़ों के निचले क्षेत्र में रहते हैं, वो अक्सर सरकार के या फिर ऊपरी क्षेत्र वालों की जो राहत सामग्री होती है या जो भी चीज़ें होती है वो अक्सर उनको लूट लेते हैं या फिर रोड बंद कर देते हैं। भाई कोई भी अगर पहाड़ पे जाएगा तो कहाँ से जाएगा? वो नीचे के रास्ते से होता हुआ ही जाएगा। तो इसीलिए अक्सर देखा गया है कि नेपाल की सरकार के द्वारा और जो वहाँ के जो सपाट स्थानों पे रहने वाले लोग हैं, अक्सर उनमें वाद विवाद देखने को मिला है। इसीलिए जो स्थल पे रहने वाले, जो निचले स्थल पे रहने वाले जो लोग हैं, वो बार बार सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं और बार बार वो वाहनों को रोक देते हैं। उनका मानना है कि सरकार उनकी संस्कृति की अवहेलना करती है, अनदेखा कर रही है। ऐसे बहुत सारे आंदोलन हैं। इसी के साथ साथ इन निर्जातीय आंदोलनों को कैसे रोका जा सकता है? भाई सिंपल सी बात है, अगर उनके आर्थिक चीज़ पूरी कर दी जाए, सांस्कृतिक उनको मान्यता प्रदान की जाए, उनके साथ भाईचारे वाली भावना अपनाई जाए, उनको शिक्षा प्रोवाइड की जाए, उनको स्वास्थ्य प्रोवाइड किया जाए, उनको रोजगार प्रोवाइड किया जाए, है ना। तो ये जब चीज़ें हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये जो आंदोलन चल रहे हैं, ये जो असमानता है, ये सारी ख़त्म हो जाएगी। आप अपने शब्दों में भी उतार सकते हो कि आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से उनको सम्मान किया जाए। अब हम बात करते हैं निर्जातीय संघर्षों को निपटाने के लिए सरकार क्या क्या कार्य कर सकती है या क्या क्या कार्य कर रही है। जैसे इन क्षेत्रों में शिक्षा का विकास करना। भाई एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र से फाइट क्यों करते हैं? जैसे आज बिहार के लोग या फिर यूपी के लोग दिल्ली की गवर्नमेंट से या दिल्ली से क्यों अधिकार मांगते हैं? क्योंकि दिल्ली का जो एजुकेशन लेवल है, हो सकता है वो उस क्षेत्र से काफ़ी अच्छा हो। तो भाई अगर उन क्षेत्रों में भी शिक्षा के स्तर को बढ़ा दिया जाएगा तो हो सकता है संघर्ष कम किया जा सके। तकनीक के द्वारा उस क्षेत्र में विकास किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराना
चाहिए। मूल धारा से जोड़ना, यहाँ मूल धारा का अर्थ है कि उनको भी भारत का अंग समझा जाए, आसाम के लोगों को भी भारत का अंग समझा जाए, मणिपुर के लोगों को भी भारत का अंग समझा जाए। परंतु भारत में कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो कि ये असमानता पैदा करते हैं और ये भेदभाव करने की कोशिश करते हैं। इनकी समस्या को बातचीत से सुलझाने की कोशिश की जाए और समय समय पे इनसे बातचीत की जाए। साथ साथ इनकी संस्कृति को भी सुरक्षा प्रदान की जाए। भाई भारत में इस साइड के लोगों की जो संस्कृति है वो अल्पसंख्यक संस्कृतियों में आती है, जहाँ पे बहुसंख्यक संस्कृति वाले लोग अल्पसंख्यक संस्कृति के लोगों का शोषण करने की कोशिश करते हैं। अगर उनकी संस्कृति को सुरक्षा मुहैया करा दी जाए तो ये फाइट नहीं होगा, ये संघर्ष नहीं होगी। इसी के साथ साथ है लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को उदय किया जाए। अब राष्ट्रवाद शब्द आते हुए आपको पता है राष्ट्रवाद किसे कहा जाता है? भाई राष्ट्रवाद का अर्थ होता है लोगों में देश के लिए मर मिटने की चाह। मतलब भारत में राष्ट्रवाद वह नहीं है कि आप सिर्फ बॉर्डर पे जाओ तभी राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद तब भी कहलाया जा सकता है अगर आप अपने अधिकारों का पालन करो, अगर आप अपने अधिकारों का यूज़ करो, अब आप अपने कर्तव्यों का पालन करो, आप राष्ट्रीय समाज को हानि ना पहुंचाओ, आप भारतीय संविधान का पालन करो, आप सारे कानूनों को फॉलो करो, तब भी आप राष्ट्रवादी कहला सकते हो। ये एक अलग से टॉपिक है। इसके बाद है भाई उन क्षेत्रों में जहाँ पे असमानता ज़्यादा है, ईस्ट वाले क्षेत्रों में उनको मूलभूत आवश्यकताएं, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। इसी के साथ साथ उनको उचित राजनीतिक अधिकार और उनको उचित राजनीतिक सीटें प्रदान की जानी चाहिए, संसद में भी और राज्य में भी, और उचित आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना चाहिए। शायद अब आपको ये समझ में आ रहा है कि निर्जातीय समूह क्या है, उनको सही करने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, प्लीज़ कमेंट जरूर कर दो, क्योंकि आपकी कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। आपके लिए एक खुशखबरी है, अगर आप इसी प्रकार से पूरी बुक के PDF के नोट्स आप देखना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगर आप हमारे बेसिक कोर्स के साथ जुड़ते हो जो मात्र 59 रुपीज़ का है, तो आपको इसी प्रकार से पूरी बुक के PDF के नोट दे दिए जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि PDF के साथ साथ आपको पूरी बुक की वीडियो भी चाहिए, तो हम पूरी बुक से मात्र 6 से 8 वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसमें पूरी बुक का मतलब कवर की जानी है। अगर आप हमारे इस कोर्स से जुड़ते जो मात्र 119 रुपये का है, तो आपको PDF के साथ साथ आपको उन वीडियो का भी लिंक दे दिया जाएगा जो कि केवल और केवल मेंबर्स के लिए होने वाली है। इसके साथ साथ अगर आप हमारे एडवांस कोर्स के साथ जुड़ते हो जो मात्र 159 रुपीज़ का है, उसमें क्या है आपको पूरी बुक के PDF के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, पूरा वीडियो भी दी जा रही है। साथ के साथ आप हमारे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। आपकी जो इस पूरी बुक से संबंधित जो भी आपकी समस्या है वो आप हमसे फ़ोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो। आपके जो भी समस्या उसको हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो के माध्यम से लेके आ सकते हैं। उसका सॉल्यूशन वो सिर्फ आपके लिए ही होने वाला है। मतलब देखा जाए तो हम कह सकते हैं मात्र 160 रुपये से भी कम में आपका एक सब्जेक्ट हो रहा है। जी हाँ, BA प्रोग्राम का एक 3rd ईयर का सब्जेक्ट आपको पूरा कराया जा रहा है। पता नहीं आप सपोर्ट ही नहीं करते यार, आप कमेंट भी नहीं करते। चलिए छोड़िए, अब हम बात करते हैं धार्मिक संघर्ष की। भाई धार्मिक संघर्ष क्या होता है यार? बहुत सिंपल सा है भाई, धर्म के आधार पे संघर्ष होना। भाई धर्म क्या होता है, चलो इसके ऊपर ये अलग से एक टॉपिक है, कभी बात करते हैं। आज हम बात करते हैं धार्मिक संघर्ष क्यों होता है। शायद ही कोई ऐसा देश बचा हो जहाँ पे धर्म के नाम पे संघर्ष ना हो, जहाँ धर्म के नाम पे संघर्ष नहीं होता हो। भारत ही नहीं, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, यूरोपियन मुल्क भी है, अमेरिका भी है, कनाडा भी है। कोई भी आप देश का नाम ले सकते हो जहाँ पे धर्म के नाम पे संघर्ष होता है। धर्म के नाम पे संघर्ष क्यों होता है? धर्म के नाम पे संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि जब धार्मिक विचारधारा एक समान नहीं होती तो व्यक्ति संघर्ष करता है। इसीलिए 5 फरवरी 2020 में अमेरिका और 27 अन्य देशों ने मिलकर
धार्मिक स्वतंत्रता संगठन का निर्माण करा और उसकी घोषणा कर दी। यहाँ बताया गया है कि धार्मिक संघर्ष उत्पन्न ना हो, इसीलिए 5 फरवरी 2020 में अमेरिका और 27 मुल्कों ने मिलकर एक धार्मिक स्वतंत्र संगठन का निर्माण करा। इस संगठन का कार्य था कि धार्मिक स्वतंत्रता, रक्षा और संरक्षण करना। अर्थात ये 27 मुल्क ऐसे हैं जिनमें एक सा धर्म अपनाया जाता है, एक सी विचारधारा है, एक सा इनकी संस्कृति है। तो इन्होंने 27 मुल्कों ने क्या करा, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक धार्मिक संगठन, धार्मिक स्वतंत्रता संगठन बनाने की कोशिश करी। इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यूके, यूक्रेन आदि एक सी विचारधारा वाले जो धर्म हैं वो इस संगठन में आते हैं। अब इस संगठन को बनाने की जरूरत क्यों हुई? इन 27 मुल्कों का मानना है कि इनमें एक सी विचारधारा वाले संगठन, एक सी धार्मिक विचारधारा है, तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक संगठन का निर्माण कर लिया। इनका मानना है कि अपने धर्म को बचाने के लिए एक सी विचारधारा रखने वाले लोगों के लिए यह धार्मिक संगठन है। इसमें सभी लोग धर्म को अपनाने में, धर्म को पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं, वो इनमें से कोई भी चीज़ों को अपना सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ही, जहाँ पे धर्म के आधार पे फाइट हो रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, पाकिस्तान। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में धार्मिक मुद्दे। पाकिस्तान रोज़ उनको खाना मिले या ना मिले, लेकिन भारत की बुराई उनको जरूर करनी है। उनका मानना है कि भारत में लोग, जो मुस्लिम लोग हैं, वो सुरक्षित नहीं है। ये वो पाकिस्तान बोल रहा है जहाँ मात्र 24 करोड़ के आसपास मुस्लिम आबादी है। ठीक है, तो पाकिस्तान में धर्म के आधार पे, धर्म के नाम पे संघर्ष क्यों हो रहा है? अब हम बात करते हैं, आप सभी ने सुना होगा महाराजा रणजीत सिंह। हाँ जी, महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा जो कि 9 फुट ऊंची थी, उनके 180 पुण्यतिथि पर 2019 में स्थापित की गई थी लाहौर में। यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है 2019 में 9 फुट ऊंची प्रतिमा, मूर्ति को महाराजा रणजीत सिंह की 2019 में पाकिस्तान के लाहौर में स्थापित किया गया। अब आप ये बोलोगे भाई महाराजा रणजीत सिंह कौन है? अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हो तो आपको पता होगा कि महाराजा रणजीत सिंह ने ही पाकिस्तान, लाहौर, पंजाब के क्षेत्र, अफगानिस्तान के क्षेत्र को एकजुट किया था। उन्होंने ही पूरे क्षेत्र में एकता स्थापित करने की कोशिश की थी और अंग्रेजों से भी उन्होंने लोहा लिया था। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह पाकिस्तान में, जिनको शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, वो एक अहम भूमिका निभाते हैं पाकिस्तान को एकजुट करने में। तो इसी के साथ साथ भाई जब ये मूर्ति को स्थापित किया गया तो सन 2019 से लेकर सन 2022 तक पाकिस्तान में एक पार्टी है, एक संगठन है, TLP, तारिक ए लबैक पार्टी। उसने इस मूर्ति को 3 से ज़्यादा बार अब तक तोड़ा जा चुका है। भाई पाकिस्तान की लाहौर की सरकार ने इस मूर्ति को स्थापित करा महाराणा रणजीत सिंह की याद में, उनको सम्मान देने के लिए, लेकिन वहाँ पे एक TLP, तारिक ए लबैक पार्टी ने इस मूर्ति को 3 से 4 बार अब तक तोड़ा जा चुका है। क्यों? अब ये तारिक ए लबैक पार्टी कौन है? तारिक ए लबैक पार्टी एक पाकिस्तान में कट्टर एक मुस्लिम पार्टी है। उनका मानना है, इस पार्टी का जो संस्थापक है वो खादिम हुसैन रिजवी है। खादिम हुसैन रिजवी ने 2018 में जब चुनाव हुए थे तो 5वीं सबसे बड़ी पार्टी उभर के सामने आई थी, ये लाहौर में। ये अब मारा जा चुका है, परंतु इस पार्टी को अब इसका बेटे के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके बेटे का नाम है सादाह रिजवीद, इसी के द्वारा इस पार्टी को लीड किया जा रहा है। इस पार्टी का मानना है कि पाकिस्तान में सिर्फ धार्मिक मुद्दे ही होने चाहिए। ये दूसरे प्रकार के मुद्दे, जैसे दूसरे धर्म से संबंधित मुद्दे पाकिस्तान में और स्पेशली लाहौर में अगर कोई फैलाने की कोशिश करता है तो उसको लाहौर में रहने का अधिकार नहीं है। तो ये तारिक ए लबैक पार्टी जो है, इसने मूर्ति को तोड़ा। जब इस मूर्ति को तोड़ा गया तो कुछ पाकिस्तानी राजनेताओं ने इसका विरोध करने की भी कोशिश करी, तो उनके लोगों के द्वारा, तारिक ए लबैक लोगों के द्वारा उन राजनेताओं की हत्या करा दी गई। इन शॉर्ट यहाँ कहा जा सकता है कि ये एक प्रकार से कट्टर मुस्लिम पार्टी है जो सिर्फ धर्म के आधार पे, धर्म के नाम पे ही लोगों के साथ शोषण कर रही है।
ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, ये वही पार्टी है जो अभी आपने 1-1.5 साल पहले एक न्यूज़ सुनी थी कि भाई फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से हटा दिया जाए, क्योंकि फ्रांस ने कुछ ऐसी फ़ोटो या कुछ ऐसी पिक्चर बनाने की कोशिश की थी जो कि पाकिस्तान में तारिक ए लबैक पार्टी को ऐसा लगा कि फ्रांस के कुछ ऐसे आर्टिस्ट ने मोहम्मद साहब पैगंबर की फ़ोटो से छेड़खानी करी है। तो इसी पार्टी के लोगों ने पाकिस्तान में फ्रांसीसी झंडे और फ्रांसीसी जो एम्बेसी है उसमें तोड़फोड़ करने की कोशिश करी और पाकिस्तान की सरकार को बोला कि भाई जब तक फ्रांसीसी राजदूत को पाकिस्तान से भगाया नहीं जाएगा तब तक ये पार्टी इसी प्रकार से हिंसात्मक आंदोलन करती रहेगी। जब बाद में पता चला कि पाकिस्तान में तो फ्रांसीसी राजदूत है ही नहीं, तब पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरी बेइज्जती हुई और इसी का नतीजा कि आज पाकिस्तान एक ग्रे लिस्ट में है। अब ग्रे लिस्ट क्या है, हालांकि अब ये ग्रे लिस्ट से हट चुका है, ये एक अलग से टॉपिक है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में एक और ऐसा वाद विवाद देखने को मिला, जी हाँ, जो कि धर्म के आधार पे है। आसिया बीबी जो कि ईसाई महिला है, पाकिस्तान में एक ईसाई महिला थी आसिया बीबी, उसने क्या करा, उस मोहतरमा जी ने एक मुस्लिम महिला के जग से पानी को पी लिया। भाई एक महिला जो ईसाई महिला थी उसको प्यास लगी होगी, तो उसने एक मुस्लिम महिला के जग से पानी को पी लिया। इस पर उस मुस्लिम महिला ने आपत्ति जताई कि भाई तुम ईसाई हो कि हमारे जग से पानी क्यों पी लिया, तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तो इस्लाम का कुछ इस्लामिक पार्टी सामने आई, जैसे तारिक ए लबैक पार्टी, उन्होंने ये कहा ये तो इस्लाम का अपमान हुआ। अपमान का आरोप उस मुस्लिम महिला पे लगाया और अपने क्षेत्र में आंदोलन करना शुरू कर दिया उस मुस्लिम महिला, उस ईसाई महिला के खिलाफ। और उन्होंने कोर्ट में एक याचिका अपील कर दी कि इस ईसाई महिला को फांसी की सज़ा सुना दी जाए। तो कोर्ट ने भी आंदोलनों के दबाव में तारिक ए जो वो है TLP, उसके दबाव में उस ईसाई महिला को फांसी की सज़ा सुना दी। मात्र आप देख सकते हो कि पानी पिए जाने पर ही एक ईसाई महिला को फांसी की सज़ा सुना दी गई। बाद में जब ये खबर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंची, जब विश्व के अनेक टीवी चैनलों पे ये खबर पहुंची कि एक ईसाई महिला को इस प्रकार से पाकिस्तान में फांसी की सज़ा सुना दी, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय जब दबाव आना शुरू हुआ पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उसकी फांसी की सज़ा को हटा के उसको बाइज्जत बरी कर दिया और पाकिस्तान की सरकार ने उस महिला को तुरंत रिहा करा और उसको यूरोप भेज दिया गया। अब आप देख सकते हो कि पाकिस्तान में धर्म के आधार पे किस प्रकार से हो रहा है। हालांकि ये तो सब जगह होता है, परंतु कहीं पे थोड़ा कहीं पे ज़्यादा। इतना भी नहीं होना चाहिए कि पानी पीने पर ही उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाए। TLP पार्टी के द्वारा कोर्ट में सज़ा दिए जाने पर दबाव बनाया गया, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसी पर पंजाब के गवर्नर सलमान तासिर ने इस पार्टी का विरोध करा और उन्होंने बताया मात्र पानी पीने के उस पर आप किसी को फांसी नहीं दे सकते और ये एक वजह है किसी को मतलब परेशान करने की। तो इसी सलमान तासिर के बॉडीगार्ड ने ही कादिर ने, उसका नाम था कादिर, इन्हीं कादिर महाशय के द्वारा सलमान तासिर महाशय को गोली मार दी जाती है। अर्थात कहा गया है कि ये जो कादिर व्यक्ति है ये तारिक ए लबैक पार्टी से संबंधित था। इसने कादिर ने ही सलमान तासिर को इसलिए गोली मारी ताकि ये उसके खिलाफ, उस पार्टी और इस्लाम के खिलाफ आवाज़ ना उठाए। बताओ, ये हाल है भाई पाकिस्तान में, क्या ही कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हो रहा है, ज़्यादा 5-7 मिनट की वीडियो और होनी है। अब हम बात करते हैं भाई, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो न्याय तो तभी होगा जब भारत की भी धार्मिक मुद्दों की बात की जाए। अब हम बात करते हैं भारत में धार्मिक मुद्दे। भारत में धार्मिक मुद्दे अक्सर आजकल आपने देखा होगा, वैसे तो भारत में बहुत सारे धार्मिक मुद्दे हैं, परंतु आजकल एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से आ रहा है, अजान के नाम से। जी हाँ, सबसे पहले अजान का जो ये टॉपिक शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक नवनिर्मित सेना है, नवनिर्माण सेना, जो कि राज ठाकरे के द्वारा निर्माण किया गया था। ठीक है, आप सभी जानते हो वो कौन सी पार्टी है।
तो इस राज ठाकरे ने जी ने ये बोला कि भाई अजान के समय जो लाउड स्पीकर पे अजान की जाती है वो नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि लाउड स्पीकर से आसपास के लोगों को भी समस्या होती है। और इन्होंने लाउड स्पीकर से अजान ना हो इसके लिए सरकार को एक चुनौती दे दी कि अगर सरकार ने 3 मई से पहले सरकार ने अजान के वक्त लाउड स्पीकर बजाए जाने पर कोई कानूनी या नियम नहीं बनाया तो ये महाराष्ट्र में आंदोलन कर देगी। ठीक है जी, चलो अब बात शुरू हुई थी अजान से। अब वो उनका मानना है कि कानून या नियम बनाया जाना चाहिए कि अजान के समय कितनी मात्रा में लाउड स्पीकर को चलाया जाना चाहिए और कितनी वो वॉल्यूम में। अब धीरे धीरे ये वाद विवाद पूरे भारत में फैल गया। उसी समय कुछ अन्य ऐसे व्यक्ति थे, उनका मानना था नहीं तो उसी समय मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा भी बजाई जाएगी। उनका मानना था कि भाई अगर इन्होंने ऐसा नहीं करा, ये लाउड स्पीकर पे अजान को बजाना बंद नहीं करा, तो हम भी लाउड स्पीकर पे उसी समय हनुमान चालीसा को बजाना शुरू कर देंगे। आप देख सकते हो कि धर्म के आधार पे किस प्रकार से भाइयों में आपस में वाद विवाद देखने को मिल रहा है। अब इसी के साथ साथ कुछ अन्य का मानना है कि भाई बहुत सारे लोग इसके पक्ष में आए और बहुत सारे लोग इसके विपक्ष में आए। जो कि पक्ष में आए वो डेफिनेटली मुस्लिम ही हैं और जो विपक्ष में आए वो हिंदू ही होंगे, परंतु इनमें कुछ हिंदू भी है और इनमें कुछ मुस्लिम भी हैं। तो जो पक्ष वाले लोग हैं उनका मानना है कि भाई ये हमारा धार्मिक प्रैक्टिस का अधिकार है और ये हमारे संविधान के द्वारा हमें दिया गया है कि भाई हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, धर्म को फैला सकते हैं, उसके लिए हम ये एक छोटा मोटा सहारा ले सकते हैं। कुछ मुस्लिम लोगों का मानना है ये तो हमारा धार्मिक अधिकार है, ये हम आज से नहीं, हम बहुत टाइम से कर रहे हैं। चलो ठीक है, इनकी बात भी मान ली। जो इनके विपक्ष में थे उनका मानना है अगर ये धार्मिक अधिकार है तो वो अपने तक ही सीमित रखे, तो आम जनता को इससे परेशानी क्यों किया जा रहा है। उनका मानना है भाई अगर आप नमाज़ पढ़ते हो, अजान करते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अजान की जो लाउड स्पीकर पे आप सुना रहे हो अपने ही क्षेत्र तक, अपने ही उस मस्जिद तक ही रखो ना। ज़रूरी तो नहीं जहाँ तक की आवाज़ जा रही है वहाँ पे मुस्लिम ही हो सकता है हिंदू लोग भी हो सकता है कोई किसी हाल में हो, कोई किसी समस्या में हो, है ना। तो उनका मानना है कि अजान के नाम पे आम जो हिंदू लोग हैं उनको परेशान क्यों किया जा रहा है। इसीलिए उन्होंने ये बोला कि भाई अगर ऐसा आप कंटिन्यू करते हो तो सुबह ये तो हो गया। इसीलिए कुछ मुस्लिमों ने ये भी बोला और हिंदुओं ने कि सुबह आरती व पूजा पाठ भी लाउड स्पीकर पे बजाई जाएगी। अगर आप बाज नहीं आते, अगर आप नहीं सुधरते और आप ये कंटिन्यू करोगे तो हम भी भाई सुबह की आरती पूजा पाठ भी, नमाज भी, हम जिस समय नमाज होती है उस टाइम पे ही हम पूजा पाठ लाउड स्पीकर पे करेंगे। तो कुछ हिंदुओं का मानना था चलो एक बार हो तो ठीक है, 5-5 बार ये लाउड स्पीकर पे, जिससे जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको परेशानी होती है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। शायद इसके ऊपर मैं अपने पर्सनल व्यू भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ चैप्टर से संबंधित ही बता रहा हूँ। तो इसके लिए क्या हुआ, तो सबसे पहले नासिक पुलिस के द्वारा कहा गया कि अब क्षमा चाहता हूँ मैं। तो सबसे पहले नासिक पुलिस के द्वारा कहा गया कि बिना आदेश के लाउड स्पीकर अब कोई नहीं बजाएगा। तो इस मुद्दे को चुनाव के नज़रिए से देखा जाता है। भाई कोई भी भारत में जब भी ऐसे धार्मिक मुद्दे उठते हैं तो अक्सर चुनाव के समय ही उठते हैं, क्योंकि राजनेता अपने चुनावी वोट के चक्कर में धर्म के नाम पे लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। उस समय बॉम्बे में चुनाव थे, इसीलिए चुनाव के समय में ही ये मुद्दे को उठाया गया। और उसी के साथ साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जी हाँ, जो कि प्रदूषण को नियंत्रण करती है, उनके अनुसार उनका मानना है कि भारत में मात्र 9% ही ऐसे लाउड स्पीकर अनुमति के साथ बजते हैं। अगर 100 जगह लाउड स्पीकर को बजाया जा रहा है तो मात्र 9% लोगों ने ही उस लाउड स्पीकर को बजाने के लिए सरकार से परमिशन ली हुई है। ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भाई एक ध्वनि प्रदूषण आपने सुना होगा, तो ये लाउड स्पीकर भी एक प्रकार का ध्वनि प्रदूषण है जो कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत आता है। तो जो रात के 10 बजे के बाद जो अर्थात लाउड स्पीकर या फिर डीजे बजाए जाते हैं वो भी गैर कानूनी हैं, फिर भी लोग बाज नहीं आते।
तो कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि धर्म की स्वतंत्रता, जी हाँ ये बिल्कुल बताया गया है, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में, 29 में, इनमें धर्म की स्वतंत्रता बताई गई है। इनमें ये सिर्फ 25 नहीं, 25, 26, 27, 28 में बताया गया है। जैसे 25 में, अनुच्छेद 25 में अंतकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 में है कि भाई आप अपने धर्म को फैला सकते हो, अनुच्छेद 27 में है कि अगर आप अपने धर्म को फैलाने के लिए कुछ आर्थिक खर्चा करते हो तो आपको इनकम टैक्स में रिबेट होती है। इसी प्रकार से 28 और 29 में, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अनुच्छेद 25 से 29 के संबंध में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, धर्म का पालन करने पर उल्लेख किया गया है, धर्म को फैलाने का भी उल्लेख किया गया है। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता है कि हम भाई अपने धर्म का प्रचार करने के लिए लाउड स्पीकर का सहारा ले रहे हैं और लाउड स्पीकर के माध्यम से अपने धार्मिक प्रोजेक्ट को फैला रहे हैं। ठीक है जी, उन्होंने ये बोल दिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात उठी कि भाई ये तो मौलिक अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला ठीक है, आप अपने अनुच्छेद 25, 26, 27 के अनुसार आप अपने धर्म को फैला रहे हो, आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो, लेकिन जब अनुच्छेद 21 की बात आती है, अनुच्छेद 20 और 21 एक मात्र ऐसे अनुच्छेद हैं कि अगर इनका हनन होता है तो सभी के सभी मौलिक अधिकार इनके आगे फीके पड़ जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई अनुच्छेद 21 एक प्रकार का ऐसा है कि अगर आपके द्वारा कोई भी कार्य किए जाने पर किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण हो रहा है या किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी हो रही है तो आपके वो सारे अधिकार स्थगित कर दिए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार से बोला। इसीलिए अगर आप ये सोचते हो ना कि आपके पास मौलिक अधिकार है तो उसका भी आप देख के पालन करो, क्योंकि अगर आपके द्वारा कोई ऐसे कार्य से दूसरे को परेशानी हो रही है तो आपका वो मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से मान्य नहीं होगा। इसी प्रकार आपने देखा होगा भाई, अभी एक नई मूवी आ रही है, मतलब केरला, आई थिंक कुछ ऐसे ही नाम है। आपने देखा होगा भारत में सभी जगह पे धर्म परिवर्तन की घटना देखने को मिलती है। स्पेशली केरला में बहुत सारे हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट किया गया है, बहुत सी स्त्रियों को। इसी प्रकार से कर्नाटक में इसी प्रकार से मुस्लिम को हिंदू में भी कन्वर्ट किया गया है, हिंदू को मुस्लिम में भी। तो भारत में अनेकों जगह कर्नाटक, केरला, गुजरात, MP, UP आदि में धर्म परिवर्तन की घटना देखने को मिली है। इसीलिए सबसे पहले उड़ीसा ने धार्मिक विरोध कानून बनाया गया, मतलब धर्मांतर विरोध कानून बनाया गया कि अगर कोई भी ऐसे धर्म परिवर्तन की घटना सामने आती है तो उसके खिलाफ कानूनी रूप से एक्शन लिया जाएगा। बस समाप्त होने वाला है, क्या ही कर सकते हैं बच्चों। हरे कृष्णा। अब हम बात करते हैं हजारा जन समूह की। ये हजारा समुदाय क्या यार, अक्सर आपने 6ठी क्लास से भी सुना होगा हजारा समुदाय, हजारा लोग, ये क्या होते हैं। हजारा समुदाय एक प्रकार के ऐसे समुदाय को देखा जाता है जो कि अफगानिस्तान में देखने को मिलते हैं। आपने अफगानिस्तान का नाम सुना है? अफगानिस्तान में एक क्षेत्र है बैमियान में कुछ लोगों का समूह है हजारा जनसमूह, जहाँ पे हजारा समुदाय के लोग रहते हैं। वो बेसिकली सिया मुस्लिम है। जी हाँ, अफगानिस्तान में सिया सुन्नी मुसलमान के ऊपर विवाद होता है। भाई अफगानिस्तान पे क्या, वो तो मिडल ईस्ट के लोग, मिडल ईस्ट में भी सिया सुन्नियों में भी वाद विवाद देखने को मिला है, अर्थात धर्म के आधार पे। तो अब ये है क्या भाई, अफगानिस्तान में एक क्षेत्र है बैमियान, और अफगानिस्तान में उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हजारा समुदाय के नाम से जाना जाता है। उनका मानना है कि ये हजारा जो समुदाय हैं ये मंगोलियान हैं, मतलब मंगोल के हैं। मंगोल कौन है भाई? आपने इतिहास में देखा होगा, पढ़ा होगा कि इतिहास में एक व्यक्ति था जिसका नाम था चंगेज़ खान। चंगेज़ खान ने पूरे अफगानिस्तान के साथ साथ चीन से बगदाद तक के क्षेत्र को जीत लिया था। जी हाँ, चीन से बगदाद के क्षेत्र को जीत लिया था। और उनके सैनिकों ने अफगानिस्तान, चीन, बगदाद में इतना कोराम मचाया हुआ था कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बेगुनाह को मार दिया था। और उस समय स्त्रियों से, कन्याओं से शादी करके, विवाह करके बच्चे पैदा कर दिए थे। और वो जो सैनिक थे वो अपने घर पे भी वापस नहीं गए थे, अर्थात वो जहाँ जहाँ पे भी जा रहे थे वो बच्चे पैदा करते हुए जा रहे थे और वहाँ पे कुछ टाइम पे रुकते हुए जा रहे थे। तो कुछ ऐसे लोगों का मानना है ये जो हजारा जन समुदाय है ना, या जो हजारा समुदाय, ये उन्हीं सैनिकों के
आने वाली पीढ़ियां हैं। क्यों उन्होंने ऐसा क्यों बोला? उन्होंने ऐसा बोला कि ये जो सैनिक थे, युद्ध करते हुए, क्षेत्रों को जीतते हुए, औरतों के साथ दुष्कर्म करते हुए अपने घरों में वापस नहीं गए, और इस तरह से इन्होंने पूरी दुनिया में मंगोलियाई फैलाते गए। शायद अब आपके समझ में आ गए। और यही मंगोलियाई हजारा समुदाय से बिलोंग करते हैं। अब आप ये बोल सकते हो कि भाई ये कैसे कहा जा सकता है कि भाई ये लोग मंगोलिया या अफ़गानी हैं। भाई जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया के व्यक्तियों को आसानी से पहचाना जा सकता है उसके रंग से, रूप से, उसकी भाषा से, उसी प्रकार से साउथ इंडिया के व्यक्तियों को भी आसानी से पहचाना जा सकता है। अगर आप कोई व्यक्ति केरला से है, कोई व्यक्ति तमिलनाडु से है, कोई व्यक्ति अगर बिहार से है, तो उसकी रूप रंग से, उसके जो नैनक्स है, उसके चेहरे से पहचाना जा सकता है। इसी प्रकार से अफ़गानिस्तान में जो हजारा जो समुदाय हैं उनके चेहरे की बनावट से पहचाना जा सकता है कि भाई ये लोग हजारा समुदाय से हैं। तो अर्थात ये लोग चंगेज़ खान के जो सैनिक के अंतर्गत जो बच्चे उत्पन्न हुए हैं उनकी पीढ़ियों से ही ये लोग हैं। अर्थात अब इनको किस पीढ़ी में रखा जाए, किस धर्म में रखा जाए, किन लोगों, इनको खुद को नहीं पता कि ये किस धर्म से संबंधित हैं। इसीलिए अफ़गानिस्तान में हजारों की संख्या में हजारा समुदाय के लोगों के साथ शोषण किया जाता है, उनको मारा जाता है। इसी प्रकार से आमिर अब्दुल रहमान ने 4 लाख हजारा समुदाय लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने एक आदेश पास किया कि ये वही चंगेज़ खान के सैनिकों के से संबंधित हैं जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया है, इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है, और अर्थात इनको एक साथ मार दिया जाए। इसी प्रकार से सन 1998 को मज़र-ए-शरीफ नामक एक स्थान पर हजारों की संख्या में हजारा समुदाय के लोगों को मार दिया गया। बेसिकली हम कह सकते हैं कि आज पूरी दुनिया में हजारा समुदाय के लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान में। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि म्यांमार में भी रोहिंग्या मुसलमानों के साथ ऐसा शोषण देखने को मिल रहा है, और उसी प्रकार से पाकिस्तान में बलोचों के साथ भी काफ़ी शोषण देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से चीन में मुसलमानों के साथ भी ऐसा धार्मिक शोषण देखने को मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि भारत में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में और म्यांमार में और श्रीलंका में ऐसे धर्म के आधार पर शोषण किया जा रहा है, मारा काटा जा रहा है। ये था इतना टॉपिक। अब अगला टॉपिक शुरू होता है लैंगिक संघर्ष। ये लैंगिक संघर्ष क्या होता है? लैंगिक संघर्ष क्या होता है भाई? ये संघर्ष क्या होता है? अक्सर जो लैंगिक शब्द है ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज़ होता है, और ज़्यादातर लोग सोचते हैं ये सिर्फ स्त्रियों के लिए यूज़ होता है। जी नहीं, जो लैंगिक शब्द है ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, जो एक जेंडर हम बोलते हैं ना, जेंडर में स्त्री भी आते हैं और पुरुष भी आते हैं। अक्सर लोगों का मानना है जो जेंडर होता है वो वुमेन्स के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन समाज का माइंडसेट इस प्रकार से हो गया कि इसमें केवल महिलाओं पर ही फोकस किया है, क्योंकि उनका मानना है कि महिला जो मजबूर होती है, अबला होती है, वो बेचारी वो मीन्स शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होती, वो मानसिक रूप से मजबूत नहीं होती, इसलिए उनको संभालने के लिए पुरुषों की आवश्यकता होती है। तो ये लोगों का एक माइंडसेट हो चुका है कि जो मजबूर है, जो अबला है, वो महिला ही हो सकती है। इसीलिए पुराने समय से लेके अब तक महिलाओं के साथ किसी न किसी प्रकार से शोषण किया जाता है। पुराने समय में यही, या तो उनको सती प्रथा के रूप में उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है, आग में कूदना पड़ता है, अपनी आहुति देनी पड़ती है, या तो पुरुष के अधीन उनको रहना पड़ता है। तो समय के साथ साथ, क्या वो ऐतिहासिक काल हो, क्या वो कोई सा भी काल हो, हमेशा महिलाओं को पुरुषों के अत्याचारों को सहना पड़ता है। तो जब जेंडर इशू उठता है तो यहाँ पे जेंडर में बताने की कोशिश की गई है, समाज में ऐसे विचार फैलाने की कोशिश की गई है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बताने की कोशिश की गई है कि महिला अबला है, महिला कमज़ोर है, महिला हमेशा पुरुष पर ही निर्भर रहती है, और महिला को जो पुरुष हैं वो अपने अधीन दबा के चलते हैं। यही
पीढ़ी दर पीढ़ी ये विचारों को फैलाने की कोशिश की गई है। तो इसीलिए आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नारीवादी आंदोलन को उठाया गया, चाहे वो भारत हो कि चाहे वो भारत से बाहर हो। अगर हम भारत की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय जी के भी द्वारा उठाया गया है, और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा भी उठाया गया है, और D.K. कर्वे के द्वारा भी उठाया गया है, अंबेडकर जी के द्वारा भी उठाया गया है, महात्मा गांधी जी के द्वारा भी उठाया गया है ना। तो और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भी उठाया गया है, एनी बेसेंट के द्वारा भी उठाया गया है। तो समय समय पर ही न जाने कितने ऐसे महापुरुष उत्पन्न हुए हैं जिनके द्वारा समाज में नारीवादी आंदोलन को चलाने की कोशिश की गई है। ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा भी उठाया गया है। तो ये नारीवादी विचारधारा क्या है? अब आप ये सोचोगे नारीवादी क्या है? भाई, नारीवादी विचारधारा एक प्रकार की ऐसी विचारधारा है जिसमें नारियों के सम्मान के लिए सकारात्मक कार्य किए जाते हैं, जिसमें नारियों की शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, मानसिक सोच विचार के ऊपर जो विचार किया जाता है, जहाँ पे नारियों को विकास करने का अवसर प्रदान करने की कोशिश की जाती है, वही नारीवादी विचारधारा है। तो इसी के साथ साथ जब ऐतिहासिक समय में वुमेन्स के साथ अन्याय हुआ, शोषण हुआ, तो एक नारीवादी लहर उठनी शुरू होगी, और सबसे पहले ये अमेरिका में हुई। ये तो सिर्फ आपकी बुक के अनुसार अमेरिका में हुई, लेकिन इससे पहले ये भारत में हो चुकी थी। भाई, भारत में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा भी तो ये सब चीज़ शुरू की गई थी, है ना। और यही अमेरिका से शुरू हुआ, जो कि धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलना शुरू हो गया। अब हम बात करते हैं नारीवादी विचारधारा क्या होती है। भाई, मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि महिलाओं के लिए सकारात्मक विचार करना ही नारीवादी विचारधारा है। इसमें पुरुषों के द्वारा और महिलाओं के द्वारा इसको समर्थन दिया जाता है। इसमें संविधान में महिलाओं को अधिकार दिए जाते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार। इसके साथ साथ महिलाओं को चुनाव में लड़ने का अधिकार, चुनाव में खड़ा होने का अधिकार भी दिया जाता है। साथ ही साथ लोगों के विचारों में परिवर्तन करने की भी कोशिश की गई है। तो ये एक अलग से टॉपिक है आपकी किताब के अनुसार। इसमें इतना ये कि नारीवादी विचारधारा के अनुसार आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, संवैधानिक शिक्षा के माध्यम में विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में नारियों को लेके आना चाहिए, उनके स्वास्थ्य पर देख रेख करनी वो चाहिए। बस समाप्त होने वाला है भाई। 4 आंसर हैं। प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब नारीवादी विचारधारा उत्पन्न होनी शुरू होगी, तो इसीलिए विश्व महिला सम्मेलन की आवश्यकता पड़ी। सन 1975 में, जी हाँ, सन 1975 में मैक्सिको में एक सम्मेलन किया गया जिसका थीम था विकास और शांति। मतलब जो कि महिलाओं के लिए ये सम्मेलन किया गया था, पहला सम्मेलन था। इसकी थीम थी कि महिलाओं का विकास किया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से उनको जीने दिया जाए। इसी के साथ साथ जब इसका सेकंड सम्मेलन ही कोपेनहेगन में हुआ, जो कि 1975 में, सेम ईयर में फर्स्ट भी हुआ, सेकंड भी हुआ। इसकी थीम थी भाई अब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया जाए, उनको नियोजन प्रणाली के अंतर्गत लेके आए, उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाए। भाई, नियोजन का अर्थ हो गया कि उनकी इच्छा के द्वारा ही संतान की पूर्ति की जाए। ऐसा नहीं है कि बार बार संतान करे जा रहे हो सिर्फ अपने शौक के लिए। अर्थात इसमें महिलाओं की भी रजामंदी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम सम्मेलन की बात करें जो कि नैरोबी में देखने को मिला, वो 1985 में। इसकी थीम थी महिलाओं की जो रचना और उनके कौशल में वृद्धि करना। अभी देखो, फर्स्ट में उनको शिक्षा उनको प्रोवाइड करी, सेकंड में उनको नियोजन, फर्स्ट में उनके साथ में शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करने का बताया, सेकंड में उनके जब वो शांतिपूर्ण तरीके से जीना, जब उनके साथ रहना शुरू कर दिया जाएगा तो उनको अब शिक्षा प्रोवाइड करी, थर्ड में उनको शिक्षा के साथ साथ अब उनके कौशल में वृद्धि कर रही है। अब आप देख रहे हो कि ये सारा एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जा रहा है। अब थर्ड के साथ साथ फोर्थ में जो 1995 में आया, उसमें महिलाओं की उन्नति में जो 12 ऐसी चिंताएं तथा 12 ऐसी बाधाएं आ रही थी जिनकी पहचान की गई और धीरे धीरे अब उनको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ साथ महिला विश्व सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूएन वुमेन काउंसिल ने
एक संगठन की स्थापना करी। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूएनओ के द्वारा यूएन वुमेन काउंसिल की स्थापना की, जो कि 8 मार्च को स्थापित ना किया गया। इसी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से मनाया जाता है और जाना भी जाता है। अब आपको ये समझ में आ रहा है। तो इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि महिलाओं को आप आज के समय में किस प्रकार से आप उनकी समस्या को सुलझा सकते हो। भाई बहुत सारे पॉइंट है इसमें, ऐसे पॉइंट है जो इसमें भी नहीं लिखे गए हैं, जैसे आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से समानता, राजनीतिक रूप से समानता, धार्मिक रूप से समानता, सामाजिक रूप से समानता, शारीरिक रूप से समानता, आर्थिक रूप से उनको स्वतंत्रता प्रदान की जाए, धार्मिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान की जाए, सामाजिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान की जाए, सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान की जाए, उनके साथ आर्थिक रूप से न्याय करो, राजनीतिक रूप से न्याय करो, सामाजिक रूप से न्याय करो, धार्मिक रूप से न्याय करो, है ना। मतलब हर चीज़, या आप मतलब बहुत कुछ लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो कि 10 से 12 पेजेस, 15 पेजेस तक आप भर सकते हो। मतलब आपके पास बहुत सारे पॉइंट हैं। आप पुराना इतिहास के भी कुछ टॉपिक लिख सकते हो, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक अधिकार दिए जाए, संवैधानिक रूप से लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, पुरानी जो सोच है उसको परिवर्तन किया जाए, शिक्षा पे अधिक से अधिक व्यय किया जाए, और परिवार कल्याण योजना के द्वारा, फिल्मों के द्वारा, संगीतों के द्वारा, पोस्टरों के द्वारा, स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा, एनजीओ के द्वारा, सरकार के द्वारा, न्याय के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा, मतलब हर प्रकार से महिलाओं को विकास करने की कोशिश की जाए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर कमेंट कीजिए। आप लाइक करो मत करो, लेकिन कमेंट जरूर कर दो। बस ये 4 क्वेश्चनों पे आज हमने चर्चा करी है, जैसे सामाजिक व सांस्कृतिक आधार पर संघर्षों की, प्राकृतिक निर्जातीय समूह आंदोलन प्रकाश डालते हुए उसकी विवेचना, धार्मिक मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के केंद्र बिंदु में बने हुए हैं। ये तो आपको बता दिया था कि सांस्कृतिक अलग अलग होने पर संघर्ष उत्पन्न होता है। इसमें बता दिया कि निर्जातीय समूह कौन सा होता है, जो एक सी भाषा, धर्म तथा एक से रक्त से संबंधित होता है। इसमें धार्मिक मुद्दे बता दिए, जैसे भारत का, पाकिस्तान का बताया है, अफगानिस्तान का बताया है। इसी प्रकार से लैंगिक संघर्ष अभी आपको बताया, स्त्री पुरुष में जो असमानता है ना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। और आप मोटिवेशन हमें नहीं कर रहे। और आपके लिए एक खुशखबरी है, अगर आप इसी प्रकार से पूरी बुक के PDF नोट्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे बेसिक कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जो मात्र 59 रुपीज़ का है। इसमें आपको पूरी बुक के इसी प्रकार से PDF के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो मात्र आपके लिए होएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे स्टैंडर्ड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 119 रुपये में, मात्र 119 रुपये में 6 से 8 वीडियो में पूरी बुक को कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे एडवांस कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको ये दोनों ऑप्शन तो देखने को मिलेगा। साथ के साथ आपको आपकी जो समस्या है इस पूरी बुक से संबंधित, वो आप हमारे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ के आप हमें फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से बता सकते हो, ताकि आपके लिए हम जल्द से जल्द एक वीडियो लेके आ जाए जो केवल और केवल आपके लिए होगी, जो केवल और केवल मेंबर्स के लिए होगी। अब ये वीडियो हो चुका है 1 घंटे से ऊपर का, बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है। अब कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँ। इसी प्रकार से आप अपना प्यार, आप अपना सपोर्ट चैनल पे बनाए रखिए। और आपने अभी तक पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाइए, उसको देखिए। अगली वीडियो तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।